प्रकृति में दो तरह के पुष्प होते हैं, दो तरह के पौधे होते हैं। एक वे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प लगते हैं, एक वे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं। पुष्प पौधे का वह भाग होता है जो पौधे के लैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेता है। तो पौधों में पुष्प लगने की प्रक्रिया और पुष्प लगने की प्रक्रिया में उसकी कौन सी ऐसी क्रिया होती है जिससे हमको बीज और फल प्राप्त होते हैं, ये पौधों में होने वाली एक महत्वपूर्ण क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। वो उस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। तो प्रकृति में जो पुष्पी पादप पौधे हैं उनमें पुष्प लगता है। उन पुष्पों में विशेष प्रकार की एक क्रिया होती है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत बीज और फल का निर्माण होता है। वह प्रक्रिया जो है निषेचन कहलाती है। तो निषेचन को अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन है क्या? तो फर्टिलाइजेशन समझने के लिए दो तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा। नंबर एक चीज़, पुष्प क्या है, पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। दूसरे, पुष्प में निषेचन के पहले की क्या प्रक्रिया है और निषेचन की प्रक्रिया के अंतर्गत किस प्रकार से इसकी संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होती है, ये समझना पड़ेगा। तो किसी भी पुष्पी पादप पौधे में जो पुष्प बनते हैं उन पुष्पों में दो मुख्य भाग होते हैं। एक भाग उसका सहायक भाग कहलाता है और दूसरा भाग जो है उसका जननिक भाग कहलाता है। यानी पुष्प में दो भाग होते हैं। पुष्प, एक सहायक भाग, इसको एक्सेसरी पार्ट कहते हैं, और दूसरा प्राथमिक जननिक भाग। प्राथमिक जननिक भाग, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। पुष्प में ये दो मुख्य भाग होते हैं। एक भाग उसका सहायक भाग कहलाता है और एक भाग जो है प्राथमिक जननिक भाग कहलाता है। अब पुष्प के कौन से भाग उसके सहायक भाग कहलाते हैं, पुष्प के कौन से भाग उसके जननिक भाग कहलाते हैं। तो ये चूँकि बायोलॉजी है और बायोलॉजी में जो कुछ भी बात कही जाती है उसको साक्षात देखना भी पड़ता है, तभी कोई बात जो है समझ में आ सकती है। तो प्रकृति में हम कई प्रकार के पुष्पों को देखते हैं। उन पुष्पों में ख़ास तौर से सबके घर में गुड़हल का पुष्प होगा। तो गुड़हल के पुष्प में इस भाग को समझते हैं कि उसका कौन सा भाग जो है सहायक भाग है और कौन सा भाग जननिक भाग है। तो जो पुष्प में, गुड़हल के पुष्प में जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं वो और उन रंगीन पंखुड़ियों के नीचे जो पत्ती, हरे रंग की पत्ती की संरचना होती है वो उसके सहायक भाग बनाते हैं। मतलब दो सहायक भाग मुख्य रूप से आते हैं। एक सहायक भाग जो है वाहेदल कहलाता है, इसको अंग्रेजी में सेपल कहते हैं, और दूसरा जो इसका मुख्य सहायक भाग है वो दल कहलाता है, इसको अंग्रेजी में पेटल कहते हैं। तो गुड़हल के पुष्प में जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती है उन रंगीन पंखुड़ियों को दल कहते हैं और उन रंगीन पंखुड़ियों के नीचे जो हरे रंग की पत्तेनुमा संरचना होती है वो वाहेदल कहलाती है, जिसको कि अंग्रेजी में सेपल कहते हैं। सेपल को बहुवचन में वाहेदल पुंज या फिर कैलिक्स कहते हैं और दल के समूह को यानी पेटल के समूह को कोरोला कहते हैं। तो दो चीज़ हुआ,
एक वाहेदल पुंज और एक दल पुंज, कैलिक्स और कोरोला। तो ये दो भाग मिलकर के पुष्प का सहायक भाग बनाते हैं। बचे दो भाग वो प्राथमिक जननिक भाग कहलाते हैं। जो दो भाग बचते हैं उनमें एक पुंकेसर कहलाता है और एक स्त्री केसर कहलाता है। पुंकेसर को अंग्रेजी में स्टैमेन कहते हैं और स्त्री केसर को अंग्रेजी में कार्पल कहते हैं। इसी को पिस्टिल भी कहा जाता है। ये पुष्प के दो प्राथमिक जननिक भाग बनाते हैं, एक पुंकेसर और दूसरा स्त्री केसर। पुंकेसर को अंग्रेजी में स्टैमेन कहते हैं। इनके समूह को एंड्रोशियम कहते हैं। इनके समूह को एंड्रोशियम कहते हैं। हिंदी में इसको उपमंग कहते हैं। और स्त्री केसर के समूह को गाइनीशियम कहते हैं। और हिंदी में इसको जायांग कहते हैं। तो पुष्प में दो सहायक भाग मुख्य रूप से और दो जननिक भाग होते हैं। जो सहायक भाग होते हैं उनमें एक कैलिक्स और दूसरा करोला, और जो प्राथमिक जननिक भाग है उसमें एक एंड्रोशियम और दूसरा गाइनीशियम। तो पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया का जो प्राथमिक चरण होगा, उस प्राथमिक चरण के लिए ये दो अंग मुख्य रूप से आवश्यक होते हैं। एक को एंड्रोशियम और दूसरे को गाइनीशियम कहते हैं। तो अब हम इन दोनों की संरचना को समझें कि एंड्रोशियम यानी स्टैमेन की क्या संरचना है, और फिर ये समझें कि फिर गाइनीशियम यानी स्त्री केसर की क्या संरचना है। ये पुष्प का पुंकेसर है। इसका ये शीर्ष भाग जो है पराग कोश कहलाता है। इसको अंग्रेजी में एंथर कहते हैं। ये इसका डंठलनुमा सूत्रवत भाग पोतंतु कहलाता है। इसको अंग्रेजी में फिलामेंट कहते हैं। पोतंतु पराग कोश को जहाँ जोड़ता है वो योजी कहलाता है। अंग्रेजी में इसको कनेक्टिव कहते हैं। पराग कोश को अगर हम बीच से काट दें तो उसकी जो संरचना है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये यदि पराग कोश को हम बीज से काट दें तो उसकी संरचना हमको कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इस संरचना को पॉलन चैम्बर कहते हैं। पॉलन चैम्बर, परागपुट। इन पॉलन चैम्बर के अंदर जो संरचना है वो परागकण कहलाती। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। ये पुष्प का जननिक भाग का मुख्य भाग कहलाता है। ठीक है। इस मुख्य भाग में जो आवश्यक चीज़ है जो कि निषेचन की क्रिया में भाग लेगा वो उसका परागकण है। फिर स्त्री केसर।
स्त्री केसर की संरचना में हमको पुष्प चक्र के मध्य का ये भाग मिलता है। पुष्प चक्र के मध्य का ये भाग मिलता है। ये भाग कार्पेल या पिस्टल कहलाता है, ये एंडरोशियम कहलाता है। सामूहिक रूप से इसमें भी 3 भाग होते हैं। जैसे पुंकेसर में 3 भाग, उसी स्त्री केसर में भी 3 भाग होते हैं। ये सबसे ऊपर घुंडीनुमा जो संरचना है ये वर्तिकाग्र कहलाती है। वर्तिकाग्र, इसको अंग्रेजी में स्टिग्मा। और सबसे नीचे फूली हुई जो संरचना है ये अंडाशय कहलाती है। इसको अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं। और इन दोनों के बीच की जो ये पतली संरचना है, नलिका सूत्रावत संरचना, ये वर्तिका कहलाती है। इसको अंग्रेजी में स्टाइल कहते हैं। ये 3 पार्ट होते हैं एक कार्पेल में, एक वर्तिकाग्र स्टिग्मा, एक वर्तिका स्टाइल और एक अंडाशय ओवरी। अब इस अंडाशय ओवरी में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है। इस गोलाकार संरचना को बीजांड कहते हैं। इस गोलाकार संरचना को बीजांड कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ओव्यूल कहा जाता है। ये जननिक भाग हुए। ये इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में ये बात समझ में आए कि कौन सा फैक्टर पुष्प का और उसके कौन से भाग पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। इसलिए आवश्यक है कि निषेचन को समझने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि निषेचन की क्रिया के लिए पुष्प का कौन सा भाग लगता है और प्रतिक्रिया क्या उसमें होती है। अब हम निषेचन की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। निषेचन की प्रक्रिया में कुछ मुख्य चरण मिलते हैं। एक परागण के बाद परागकण का अंकुरण। परागण के बाद परागकण का अंकुरण। दूसरा अंकुरित परागकण का बीजांड में प्रवेश। और तीसरा संयुग्मन। ये 3 मुख्य क्रियाएं होती हैं और इन 3 मुख्य क्रियाओं के बाद जाकर के निषेचन की क्रिया पूरी होती है। एक परागकण का अंकुरण, दूसरा अंकुरित परागकण का बीजांड में प्रवेश और तीसरा जो है बीजांड में युग्मकों के बीच संलयन की क्रिया, जो कि निषेचन की क्रिया को पूरी करेगी। तो पहली चीज़ ये समझें कि परागकण का परागण की क्रिया में अंकुरण की क्या प्रक्रिया है। परागकण का ये पुष्प है, इस पुष्प में
ये पुंकेसर है, और ये उसका स्त्रीकेसर है। ये एक पुष्प के मुख्य भाग लिए गए। अब होता क्या है इसमें, परागण की क्रिया में पुष्प के पराग कण पराग कोश से निकलकर पुष्प के परागकण पराग कोश से निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। पहुँचने की ये क्रिया जो है परागण कहलाती है। पॉलिनेशन, परागण मतलब पॉलिनेशन। मतलब क्या हो गया कि निषेचन की प्रक्रिया से पहले पुष्पों में परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रिया में परागकण पराग कोश से निकल करके पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। अब यह परागण अपने ही पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जा सकता है, यह परागकण अपने ही पौधे के दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जा सकता है, यह परागकण अपनी ही जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के पराग वर्तिकाग्र पर जा सकता है। ठीक है। तो परागण की क्रिया में परागकण पराग कोश से निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाएगा। अब होता क्या है कि जब ये स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वर्तिकाग्र से एक लसलसा पदार्थ निकलता है, एक स्टिकी फ्लूइड निकलता है, और इस लसलसे पदार्थ में प्रोटीन, सुक्रोज, अमीनो एसिड, फिनॉल और फैटी एसिड्स होते। यानी जब परागकण परागण की प्रक्रिया के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, ये पुष्प के स्त्री केसर का वर्तिकाग्र का पोर्शन है। और ये उसका परागकण है। परागकण की संरचना पड़े हुए परागकण की संरचना में एक्साइन और इंटाइन होता है, और फिर जर्मपोर होते हैं। परागकण में उसका अपना एक केंद्रक होता है। तो यह केंद्रक जो है, जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उससे पहले ही इसका केंद्रक माइटोटिकली यानी समसूत्री विभाजन द्वारा दो संतति केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। ये जो केंद्रक है परागण की क्रिया से पहले दो संतति केंद्रकों में विखंडित होता है। इसमें से एक केंद्रक छोटा होता है और एक केंद्रक बड़ा होता है। जो केंद्रक बड़ा होता है वो वर्धी केंद्रक कहलाता है। वर्धी केंद्रक, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और जो छोटा केंद्रक होता है वो जननिक केंद्रक यानी जेनरेटिव न्यूक्लियस, जेनरेटिव
न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, फिर क्या होगा कि अब जबकि वो वर्तिकाग्र पर पहुंच चुका है, ये स्टिग्मा है और ये पोलन ग्रेन है। तो चूंकि स्टिग्मा पर स्टिकी फ्लूइड है और उस स्टिकी फ्लूइड में प्रोटीन है, सुक्रोज है, अमीनो एसिड है, फिनॉल है, फैटी एसिड है, तो यह जो है परागकण इन पौष्टिक पदार्थों को अवशोषित करता है। अवशोषित करने के कारण जो इसका एंजाइम इंटाइन है वो जर्म पोर पर बाहर की ओर दबाव लगाता है। फिर दबाव लगाने के बाद तो फिर क्या होगा, ये वर्तिकाग्र है, दबाव लगाने के बाद इसका इंटाइन जो है अति वृद्धि करके बाहर निकलता है और नलिका सदृश रचना बनाता है। नलिका सदृश रचना बनाता है। तो जो ये नलिका सदृश रचना बनती है, ये पराग नलिका पॉलन ट्यूब कहलाती है। पॉलन ट्यूब कहलाती है। और पॉलन ट्यूब का बनना ही परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण कहलाता है। अब ये पराग नलिका धीरे धीरे लंबाई में वृद्धि करती है और वृद्धि करके ये फिर स्टाइल की ओर आती है। फिर स्टाइल से आगे जब ये बढ़ती है तो फिर इसको नीचे ये अंडाशय यानी ओवरी मिलता है और इस अंडाशय में उसको ये बीजांड मिलता है। इस अंडाशय में इसको ये बीजांड ओव्यूल मिलता है। ठीक है, तब होगा क्या, ये पराग नलिका धीरे धीरे लंबाई में वृद्धि करेगी, स्टाइल टिश्यू से हो करके फिर ये बीजांड में प्रवेश करेगी। स्टाइल टिश्यू से हो करके ये बीजांड में प्रवेश करेगी। आप बीजांड की संरचना पढ़े हुए हैं, तो बीजांड में की संरचना के हिसाब से एक उसका माइक्रोपाइल पोर्शन बीजांड द्वार होता है। बीजांड द्वार, इसको अंग्रेजी में माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल, ठीक है। अब ये पराग नलिका इस माइक्रोपाइल के थ्रू बीजांड के मुख्य भाग भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो सैक कहते में प्रवेश करती है। ठीक है, तो अब एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, हम केवल इसके एम्ब्रियो सैक का पोर्शन ले रहे हैं। अब एम्ब्रियो सैक में मुख्यतः 3 संरचनाएं होती हैं। एक एंटीपोडल सेल्स, ये 3 कोशिकाओं का समूह होता है। दूसरा एक एपराटस, इसमें 3 कोशिकाएं होती है। इन 3 कोशिकाओं में जो बीच की कोशिका है वो अंड कोशिका, अंड कोशिका एग सेल
और बाकी 2 कोशिकाएं जो हैं वो सिनर्जिड्स कहलाती हैं। सिनर्जिड्स। इन 2 कोशिकाओं के समूह को अंड उपकरण, अंड उपकरण यानी एग एपैरेटस, एग एपैरेटस कहते। बीच की ये जो संरचना है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाती है। द्वितीयक केंद्रक इसको हिंदी में कहते हैं। अब बात समझिए हुआ क्या, ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में ये एंटीपोडल सेल्स हैं। ये एक अपैरेटस है, इसमें 3 कोशिकाएं आती हैं, 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल। बीच में द्वितीयक केंद्रक आता है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस अंग्रेजी में कहलाता है। तो होता क्या है कि ये जो पॉलन ट्यूब है ये आगे स्टाइल से होकर के आगे बढ़ती है। जब स्टाइल से होकर के आगे बढ़ती है तो फिर इस आगे बढ़ने की प्रक्रिया में इसका जो 2 केंद्रक है उनमें से एक केंद्रक जो वर्धी केंद्रक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये आगे रहता है। और उसके पीछे जो ये जेनरेटिव न्यूक्लियस है, जेनरेटिव न्यूक्लियस यानी जननिक केंद्रक जो है वो फिर विभाजित होता है माइटोटिकली। उस माइटोटिकली यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा ये जननिक केंद्रक जेनरेटिव न्यूक्लियस 2 संतति केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। 2 संतति केंद्रक बनते हैं। इन 2 संतति केंद्रक को नर युग्मक कहते हैं, मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, इनको मेल गैमेट्स कहते हैं। अब क्या होता है कि जब ये पॉलन ट्यूब प्रवेश करती है एम्ब्रियो सैक में, पॉलन ट्यूब जब एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है तो ये दोनों इसके जो दोनों मेल गैमेट हैं फिर ये फ्री हो जाते हैं। प्रवेश के लिए जो सिनर्जिड्स है इनकी मदद करती है। और जब ये प्रवेश करते हैं एम्ब्रियो सैक में तो एम्ब्रियो सैक में एक मेल गैमेट, एम्ब्रियो सैक में एक मेल गैमेट जो है वो इस अंड कोशिका से फ्यूज करता है। ये एक मेल गैमेट और ये एग सेल, अंड कोशिका, दोनों फ्यूज हो जाते हैं। और फ्यूज होने की यही प्रक्रिया जो है निषेचन कहलाती है। यही वास्तविक निषेचन है। इसमें 2 युग्मकों का संलयन होता है, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। यानी इसमें 2 नाभिकों का संलयन होता है, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक का। इसलिए ये द्विसंलयन कहलाता है। इसको सिनगैमी कहते हैं अंग्रेजी में। और यही वास्तविक निषेचन है। तो अब पूरी प्रक्रिया जो हमारी हेडिंग थी वो ये थी कि निषेचन है क्या, वो यहाँ आकर के क्लियर हो गया। पुष्पी पादप पौधों में, पुष्पी पादप पौधों में बीजांड के अंतर्गत भ्रूण कोशमय, पुष्पी पादप पौधों में बीजांड के अंतर्गत भ्रूण कोशमय अंड कोशिका
और नर युग्मक के संयुग्मन की क्रिया निषेचन कहलाती है। ठीक है, ये वास्तविक निषेचन कहलाता है। इसमें दो न्यूक्लियस, दो केंद्रकों का संयुग्मन है, इसलिए ये द्विसंलयन कहलाता है। ये वास्तविक निषेचन है। और जो दूसरा नर युग्मक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा मेल गैमीट है, ये दूसरा मेल गैमीट, फिर ये सेकेंडरी न्यूक्लियस इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल होते, ये द्विगुणित संरचना है, 2x नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। और मेल गैमेट जो है अगुणित संरचना है, x नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब यहाँ इसके संलयन से जो है भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसके संलयन से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, लेकिन जो भ्रूणपोष बनता है उसमें 2x और प्लस x यानी 3x नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं, इसीलिए ये त्रिसंलयन कहलाता है। ठीक है, तो जो दो मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक में आए उनका दो फ्यूचर हुआ, एक मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज हुआ, ये वास्तविक निषेचन हुआ। एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से संयुक्त हुआ, ये त्रिसंलयन कहलाया। तो एम्ब्रियो सैक में दो बार संलयन हुआ, इसीलिए ये दो बार होने वाले संलयन की क्रिया के कारण यह दोहरा निषेचन कहलाता है। ये दोहरा निषेचन कहलाता है। वास्तविक निषेचन जो है एक मेल गैमीट का एक सेल से फ्यूजन है, जिसके द्वारा हमको जाइगोट युग्मनज बनेगा, वो विकसित होकर भ्रूण बनाएगा जो बाद में बीज का निर्माण करेगा। ठीक है, और दूसरा जो मेल गैमीट है वो द्वितीय केंद्रक के साथ संयोग करके त्रिसंलयन की क्रिया को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एम्ब्रियो सैक में निषेचन दो बार हुआ, इसीलिए ये निषेचन की प्रक्रिया द्वारा निषेचन कहलाती है।